तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 टू 30। क्वेश्चन नंबर 1 टू 20 के लिए पहले ही 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको बता दें कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में ज़्यादा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा अच्छा हो जाता है अगर हम कंपेयर करें सेक्शन ए से तो। और सेक्शन सी जो है वो थोड़ा सा अलग है, वहाँ भी एमसीक्यू ही करना है, लेकिन वहाँ पे क्या है ना, केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, यानी 2 केस स्टडी होगा और उसके ऊपर 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5-5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से कोई भी 8 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ पे कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर हुज रेडियस इज आर। तो सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर आपने देखा होगा ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, इस तरीके से होता है। तो सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो होता है 2 पाई आर। और अगर हम सेमी सर्कल की बात करें, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो 2 पाई आर का हाफ यानी कि पाई आर होना चाहिए। लेकिन सेमी सर्कल में एक नया स्ट्रेट लाइन बन जाता है जो कि यहाँ से यहाँ तक है, इसको हम डायमीटर कहते हैं, और डायमीटर इक्वल होता है 2r के। तो अगर हम सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर के पेरीमीटर की बात करें तो सबको मिला करके पेरीमीटर बनना चाहिए। तो आपका जो पेरीमीटर होगा वो होना चाहिए पाई आर और प्लस में 2r। ये एक्चुअली फॉर्मूला ही है, इसको याद रखिएगा। सेमी सर्कल का पेरीमीटर पाई आर प्लस 2r होता है, चाहे वो प्रोटेक्टर हो या फिर और कोई शेप हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो 21 का ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 22 नंबर तो आप देखते ही टिक कर सकते हैं। 22 का ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ पी डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई देन। तो आप लोगों को बता दें, प्रोबेबिलिटी को जनरली पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है वो 0 होता है, और जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है, ठीक है ना। यहाँ पे सारे ऑप्शंस देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जैसे ऑप्शन नंबर ए में देखिए, यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिया गया है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। इस वाले में यहाँ भी इक्वल टू नहीं है, यहाँ भी इक्वल टू नहीं है, यानी ये भी गलत होगा। यहाँ पे दोनों जगह इक्वल टू है, यानी ये सही होगा। इसमें 0 के साथ इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, यानी ये गलत होगा। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, 0 से बड़ा नहीं, 0 के इक्वल भी होता है और उससे बड़ा, और 1 से छोटा और उसके इक्वल, है ना। तो ये याद रखना है। इसी पे और भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछ देगा कि माइनस में 0.3 प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि नहीं किसी इवेंट का। तो नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से छोटा वैल्यू है। कहीं पे 3/2 लिखा हुआ है, 3/2 का मतलब होता है 1/2, यानी ये भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। तो कोई भी वैल्यू अगर गिवन हो तो वो 0 से लेके 1 तक होना चाहिए, ना उससे बड़ा ना 0 से छोटा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये ज्योमेट्री से लिया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, BD परपेंडिकुलर टू AC, AC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देन BD इज इक्वल टू। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक फिगर बना लेते हैं, एक राइट ट्रायंगल इस तरीके से। यहाँ पे एंगल B 90 डिग्री है, A को यहाँ पे रख लेते हैं और C को यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है कि BD परपेंडिकुलर टू AC, यानी कि 90 वाले वर्टेक्स से हाइपोटेनियस पे एक परपेंडिकुलर डाला गया है, और ये है आपका BD, ठीक है ना। तो आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन है ये सिमिलरिटी से लिया गया है। अब चूंकि हमें प्रूफ तो करना है नहीं, एक थ्योरम है कि अगर इस तरीके का कंडीशन हो तो दोनों जो छोटा ट्रायंगल है वो आपस में सिमिलर होगा, और दोनों छोटा ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के भी सिमिलर होगा। और उसी का यूज करके हम लोग एक रिलेशन निकालते थे कि BD का स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू DC, यानी ये जो परपेंडिकुलर हमने बनाया है उस वाले लाइन का स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू DC, ठीक है ना। तो ये सिमिलरिटी से ही प्रूफ होगा कोरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो से, तो उसमें हमें जाना नहीं है, क्योंकि प्रूफ तो हमें करना नहीं है। इस बार MCQ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जब भी ऐसा सिचुएशन होगा तो जो परपेंडिकुलर वाला लाइन है इसका स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस को जो 2 पार्ट में हमने बांटा है उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यहाँ पे AC का वैल्यू 9 है, यानी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है ये 9 सेंटीमीटर गिवन है,
और AD 3 है, तो अगर AD 3 है तो CD कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, है ना। और हमसे BD पूछा जा रहा है, तो इसी फॉर्मूला का हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ से BD स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, AD 3 है और जो DC है वो 6 है, तो BD स्क्वायर इक्वल टू 6 3 जा 18 होना चाहिए। तो अगर BD स्क्वायर इक्वल टू 18 है तो BD इक्वल टू क्या होगा, √18। √18 का मतलब है 2 × 3 × 3, 3 का पेयर लग गया तो वो रूट के बाहर आ जाएगा, तो 3√2 सेंटीमीटर। तो इसमें हम देखेंगे कि 3√2 कहाँ पे है, तो 3√2 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चूँकि इसका प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है तो उसमें हमें नहीं जाना है, बस याद रखिएगा ऐसा कंडीशन अगर कहीं पे भी आता है तो BD स्क्वायर यानी जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस जो दो पार्ट में बांटा गया, यानी यहाँ पे ADCD है तो ADCD होगा। अगर मान लीजिए PQQR होता तो PQ × QR होगा। इसको याद रखना है, अगर आपको याद है तो मात्र 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो लीनियर इक्वेशन से लिया गया है, अलजेब्रा का पार्ट है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 5y = 3 and 6x + ky = 8 do not have a solution if। तो आपको याद होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 3 कंडीशंस होते थे, यूनिक, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। और सबके लिए हम लोग अलग अलग कंडीशंस पढ़ते थे। जैसे यूनिक सॉल्यूशन के लिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए होता था। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। और नो सॉल्यूशन के लिए हम लोग पढ़ते थे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पे हम इसी कंडीशन का यूज करेंगे जो कि कह रहा है कि डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन, ठीक है ना। अगर कहता है यूनिक सॉल्यूशन तो फर्स्ट वाले कंडीशन का यूज करते, इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो इस वाले कंडीशन का यूज करते। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पहला वाला पेयर ले लेते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2। अगर इस पे हमारा आंसर नहीं आएगा तो नॉट इक्वल टू वाला कंडीशन सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं। A1 मतलब पहले वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3, B1 A1 के नीचे A2, तो दूसरे वाले इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वही आपका A2 होगा, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, इक्वल टू B1/B2। B1 का मतलब है y का कोफिशिएंट यहाँ पे 5 है और B2 का मतलब y का कोफिशिएंट यहाँ पे k है, ठीक है ना। तो 3/6 यानी यहाँ पे 2 होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10। तो ऑप्शन में देखते हैं k का वैल्यू 10 है कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ पे k का वैल्यू 10 कहीं भी गिवन नहीं होता तो इसमें 2 ऑप्शंस नॉट इक्वल टू वाला भी है, तो फिर हम क्या करते हैं ना, नॉट इक्वल टू के लिए इस पेयर को सॉल्व करते तो कोई ना कोई आंसर हमारा मैच कर जाता। क्योंकि इक्वल टू के लिए हमारा आंसर सही सही आ रहा है तो नॉट इक्वल टू वाले सिचुएशन को करने की आवश्यकता नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ये मेंसुरेशन से लिया गया है। इफ द circumference of a circle increases from 2π to 4π then its area dash the original area, half, double, 3 times, 4 times। सिंपल सी बात है, circumference में अगर चेंज आता है तो एरिया में भी चेंज आएगा। अब वो चेंज हाफ होगा, डबल होगा या क्या होगा वो हमें पता लगाना है, ठीक है ना। तो circumference का फॉर्मूला होता है 2πr। तो पहले वाले केस में 2πr जो है वो 2π के इक्वल था। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2π से 2π कैंसिल तो रेडियस आपका 1 होगा, और अगर आपका रेडियस 1 है तो एरिया आपका πr² होता है फॉर्मूला, π × 1 का स्क्वायर करेंगे तो π ही होगा। तो जब सरकमफेरेंस 2π था तब हमारा एरिया π आ रहा है, और इसी में जब हम सरकमफेरेंस को 4π के इक्वल करेंगे तो यहाँ से जो हमारा रेडियस आएगा 2π से 4π को कैंसिल करेंगे तो 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे रेडियस हमारा 2 होगा। तो इस केस में जो एरिया है आपका πr², यानी कि π × 2 का स्क्वायर, तो ये क्या होना चाहिए 4π। तो हम क्या देख रहे हैं कि पहले π था और अब हो गया 4π। π से 4π मतलब 4 टाइम्स, अगर π से 2π होता तो 2 टाइम्स, π से 3π होता तो 3 टाइम्स। यहाँ पे π से 4π हो गया मतलब 4 टाइम्स इंक्रीज किया एरिया। तो ऑप्शन में यहाँ पे हाफ, डबल, 3 और 4 टाइम्स दिया हुआ, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। तो 25 का डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये ट्रेगो से लिया गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। इतने आसान क्वेश्चन, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता क्लास 10th के लिए। यहाँ पे कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी। साइन थीटा जो है, अगर आपका थोड़ा बहुत भी बेसिक क्लियर होगा आराम से कर लीजिएगा। साइन थीटा ए बाई बी है और टेन थीटा पूछा जा रहा है। साइन थीटा होता है पी बाई एच, यानी कि यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका ए गिवन है और हाइपोटेनियस जो है वो बी गिवन है। और टेन थीटा होता है पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे पी और एच गिवन है तो हम बेस निकाल लेंगे। बेस इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका बेस है। तो इस हिसाब से टेन थीटा आपका क्या हो जाना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर पहले से यहाँ पे ए मालूम है हमें, तो ए अपॉन हाइपोटेनियस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी बेस। तो परपेंडिकुलर आपका ए है और जो बेस है वो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। इसको ना बी लिख लेते हैं ताकि कैपिटल बी लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर होना चाहिए ए अपॉन रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। तो 26 का डी होगा, है ना। सारे ऑप्शंस देखने में लग रहा है कि जैसे एक ही जैसा हो, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो आंसर निकालने के बाद अच्छे से देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमसे मैच कर रहा है, उसी पे हम टिक करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि इफ़ x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी ट्रिगो से ही लिया गया है, एंड y इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, देन x प्लस वाई इज। तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, आराम से यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। x के प्लेस पे 2 साइन स्क्वायर थीटा और y के प्लेस पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर मिलना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 यानी कि 3। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कम से कम आप जितना भी फॉर्मूला है बुक के अंदर उसको रट्टा लगा लीजिए, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। बस फॉर्मूला याद रखिए। जब भी आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं या कहीं भी क्लास करने जाते हैं, आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि जितने भी फॉर्मूलाज हैं जो कि आपके समझ में आ रहे हैं, रट्टा लगा लीजिए। ट्रेगो का जितना भी है, टेबल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह का जितना भी आइडेंटिटीज वगैरह है सब याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 फिर से मेंसुरेशन से लिया गया है। If the difference between the circumference and the radius of a circle is 37 सेंटीमीटर, circumference और रेडियस का डिफरेंस 37 दिया हुआ है, तो circumference होता है 2 पाई आर और रेडियस का मतलब आर, ये गिवन है 37, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग पहले तो रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस निकालने के लिए रेडियस हम कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिलना चाहिए 2 पाई माइनस 1 इक्वल टू 37। तो यहाँ से रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 37 अपॉन 2 पाई माइनस 1। तो रेडियस इक्वल टू 37 अपॉन 2 पाई यानी कि 2 इंटू 22 अपॉन 7 माइनस 1। तो ये होगा 37। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 44 माइनस 7 अपॉन 7, तो नीचे वाला 7 तो खैर ऊपर चला जाएगा। तो 37 इंटू 7, 44 में से 7 माइनस करेंगे तो 37, 37 से 37 कैंसिल, तो रेडियस हमारा आ रहा है 7। और हमसे कहा जा रहा है कि भाई पाई का जो वैल्यू है वो 22/7 लेना है, ठीक है ना। द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज, सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा, तो अब तो आराम से निकाल लेंगे। सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर, तो ये 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 2 जा 44, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होना चाहिए। तो 28 का बी करेक्ट आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपली बस वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, निकलता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, द लिस्ट नंबर डैट इज डिविजिबल बाय द नंबर फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव।
बोथ इंक्लूसिव का मतलब है दोनों को इंक्लूड करके, एक्सक्लूसिव लिखा रहता है मतलब दोनों को एक्सक्लूड करके, यानी 2 से 9 तक हमें लेना होता। लेकिन यहाँ पे कह रहा है, साफ साफ कह रहा है कि बोथ इंक्लूसिव, दोनों को इंक्लूड करके। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो सबके फैक्टर्स लिख लेंगे। 1 का फैक्टर तो 1 ही होगा, 2 का फैक्टर 2 ही होगा प्राइम फैक्टर, 3 का 3 ही होगा, 3 का 3 और 1 होता है लेकिन 1 लिखेंगे नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर में 2, फिर 3 को 3 ही रहने देंगे, 3 के पावर में 1 ही होगा ये, फिर 4 मतलब 2 के पावर में 1 2 फिर 3 फिर 4 2 के पावर में 2, फिर 5 की बात करें तो 5 के पावर में 1, 6 की अगर हम बात करें तो 2 into 3, फिर 7 की बात करें तो 7 ही होगा, 8 मतलब 2 के पावर में 3, फिर 9 मतलब 3 के पावर में 2 और 10 का मतलब है 2 into 5। अब एलसीएम निकालते वक्त इन सब में जो हाईएस्ट डिग्री होगा जिस नंबर का वही हमें लेना है। तो एलसीएम इक्वल टू 1 का हाईएस्ट डिग्री 1 ही होगा, फिर 2 का हाईएस्ट डिग्री इसमें देखना है यहाँ पे है 2 के पावर में 3, वो लिख लेंगे, फिर 3 का हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे देखिए 3 के पावर में 2, यहाँ पे 3 के पावर में 1 ही है तो इसको इग्नोर करना है, जो हाईएस्ट डिग्री है वो लेना है। अगर हम एचसीएफ की बात करते तो जो सबसे लोएस्ट डिग्री होता वो लेते। उसके बाद 3 के बाद 5 है तो 5 का जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 ही है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है तो 5, और फिर उसके बाद 7, ठीक है ना। और तो कुछ बच नहीं रहा यहाँ पे, 1 into 2 के पावर में 3 into 3 के पावर में 2 into 5 into 7। जब इन सभी नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ये क्या हो जाना चाहिए, 1 into 2 के पावर में 3 है तो 8, 8 के बाद फिर 3 के पावर में 2 है तो 9, फिर 5 और फिर 7। इन सभी नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आपका आना चाहिए 2520। तो 2520 ऑप्शन नंबर सी है। तो बहुत ही आसान सा है, इससे आसान क्या हो सकता है। एचसीएफ एलसीएम तो क्लास 6-7 में ही हम लोगों ने निकालना सीखा है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है ये आपका लिया गया रियल नंबर से। इसमें कह रहा है 3 बेल्स, बेल्स लिखा हुआ है ना, बेल्स रिंग्स, इसको पढ़ते ही पता चल रहा है कि एलसीएम से ही क्वेश्चन, ठीक है ना। जब भी ये बेल वाला या फिर सिग्नल वाला क्वेश्चन आए, ट्रैफिक लाइट वाला, तो समझ लीजिए वहाँ पे एलसीएम ही निकालना है। यहाँ पे कह रहा है कि बेल जो है वो रिंग कर रहा है 4, 7 और 14 मिनट के इंटरवल पे, ठीक है ना। तो हमसे कह रहा है कि ऑल 3 रैंक एट 6 AM। 6 AM पे जो है ना दोनों एक साथ, तीनों एक साथ रैंक करता है। तो कह रहा है कि व्हेन विल दे रिंग टुगेदर अगेन, उसके बाद वो फिर से कब दोबारा एक ही साथ रिंग करेंगे। तो जब भी ये पूछा जा रहा है तो एक बार फिर से कब करेगा, तो जब भी करेगा इन सभी से बड़ा वैल्यू ही आएगा, छोटा नहीं आएगा, और बड़ा वैल्यू का मतलब होता है एलसीएम। तो यहाँ पे अगर हम 4 और 7 की बात करें तो 4, 7 का एलसीएम क्या होगा 28, क्योंकि दोनों कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर का मतलब होता है दोनों का एचसीएफ 1 आना चाहिए। तो 4 और 7 का जो एलसीएम होगा वो 28 होगा। फिर दूसरा नंबर 14 है, 28 और 14, 28 और 14 का एलसीएम क्या होना चाहिए 28। आसान है, याद रखिएगा कि 2 नंबर में अगर एक नंबर दूसरे का मल्टीपुल है तो वही एलसीएम होता है। यानी 28 और 14 का एलसीएम 28 होगा, और अगर एचसीएफ पूछा जाता तो 14, मतलब छोटा नंबर एचसीएफ, बड़ा नंबर एलसीएम। ये तब होगा जब बड़ा नंबर छोटे नंबर के मल्टीपुल में हो या फिर उसके टेबल में आता हो, ठीक है। तो 28 एलसीएम हमारा आ रहा है, इसका मतलब है कि 28 मिनट के बाद फिर तीनों जो बेल है वो एक साथ रिंग करेगा। तो अभी टाइम हो रहा है 6 AM, 28 मिनट के बाद क्या हो जाना चाहिए 6:28 AM। तो 6:28 आपका कौन सा ऑप्शन है, सी है, तो यही आपका करेक्ट होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हमने डिस्कस करा क्वेश्चन नंबर 21 to 30 जो कि सेक्शन बी का था, और सेक्शन ए के 20 क्वेश्चन के लिए पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। उसके लिए 2 वीडियो हमने बना रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 31 to 40। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।